तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। क्लास 12 फिजिक्स के क्रैश कोर्स के अंदर अपन चीज़ों को और आगे बढ़ा रहे हैं। कल तबीयत खराब होने की वजह से क्लास नहीं ले पाया था, बट अब अपन उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब अपने लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने कर लिए थे, कुछ और क्वेश्चंस रह गए हैं जो अपन करेंगे। बट आज का जो टॉपिक है वो है जो ऊर्जा है उससे रिलेटेड। देखो, विद्युत द्रव के कारण जो संचित ऊर्जा होती है वो, और उससे पहले जो ऊर्जा होती है विद्युत विभव के कारण, उन सभी को अपन पढ़ चुके हैं। तो वो पढ़ रखी हैं तो ये भी आसानी से समझ में नहीं आएंगी। वो नहीं पढ़ी तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि आपके पास संधारित्र है, यानी कि कैपेसिटर है। ठीक है, तो कैपेसिटर के अंदर जो ऊर्जा संरचित होगी उस ऊर्जा की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। सबसे पहले समझ लो, ऊर्जा को अपन दर्शाते हैं यहाँ पर U से। U से जनरली अपन दर्शाते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको। हम सभी ये बात जानते हैं कि जो विभव होता है, विद्युत आवेश होता है, यह सब संरक्षी बलों के अंतर्गत आता है। और संरक्षी बलों के अंतर्गत जो कार्य किया जाता है वो भी संरक्षी होता है। और जो संरक्षी कार्य किया जाता है, कार्य को W से दर्शाते हैं, वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। तो कार्य ही यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा को दर्शाता है। ये अगर आपने क्लास 11 पढ़ी है उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम में बताया जाता है। इस चैप्टर में भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ पर कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कार्य संरक्षी है। और जब भी कार्य संरक्षी होगा वो बराबर होगा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के। शुरुआत की स्थितिज ऊर्जा को अपन 0 मान के चल रहे हैं, बाद की स्थितिज ऊर्जा को U मान के चल रहे हैं, तो टोटल परिवर्तन U का निकल के आ जाएगा। जैसे शुरुआत में स्थितिज ऊर्जा 0 थी, बाद में स्थितिज ऊर्जा U हो गई, तो टोटल परिवर्तन कितने का निकल के आया? U का। तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? U, है ना। तो टोटल ऊर्जा में परिवर्तन कितने का निकल के आ गया? U का निकल के आ गया। ठीक है, तो अब अपने को क्या निकालना है? स्थितिज ऊर्जा को निकालना है। तो सिंपल सी बात है, अपने को कार्य को निकालना होगा। ठीक है, अब अपने पास कोई भी संधारित्र है, यानी ये एक कैपेसिटर है। ठीक है, और इस तरफ प्लस चार्ज है इसके पास, इस तरफ नेगेटिव चार्ज है। थ्योरी में यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा। जो भी बच्चे थ्योरी पढ़ना चाहते हैं वो नोट्स से पढ़ सकते हैं। नोट्स किस तरीके से डाउनलोड करना है ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो में बताया है। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ विभव पहले से होगा। उसको मैं बोल देता हूँ V डैश। अब विभव क्या होता है? विभव होता है एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो ये विभव क्या हुआ? एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। एकांक आवेश लाने में किया गया कार्य। एक मिनट, मैं थोड़ी लाइट और ऑन कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, अब ठीक है। तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य ही इस संधारित्र का विभव कहलाएगा। ठीक है, तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य V डैश है, यही अपना विभव है। तो dq आवेश को लाने में कितना किया गया कार्य कितना होगा? V डैश इंटू dq, और यही अपना कार्य हो गया। मान लीजिए अपने को छोटा सा कार्य dq आवेश को लाने में dw करना पड़ा। दोबारा समझ लीजिए, एक आम की कीमत 5 रुपये है, तो 10 आम की कितनी हो जाएगी? 10 गुणित 5 यानी 50। तो एक अंक आवेश को लाने में कितना किया गया है? V डैश। तो dq आवेश को लाने में V डैश इंटू dq निकल के आ जाएगा dw। दोबारा देख लो, ये एक आम की कीमत है, एक अंक आवेश की कीमत है, तो dq की गुणा कर दो। जैसे एक आम की कीमत है 5 रुपये, तो 10 का 5 में गुणा कर दो। तो वैसे ही V डैश में dq का गुणा कर दिया, तो dq आवेश को लाने में निकाला गया कार्य निकल आया। ठीक है, अब इसका अपने को समाकलन कर देना है, तो इसका अपन समाकलन कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ समाकलन, यानी कि जो अपन इंटीग्रेशन है वो कर देते हैं। तो इधर dw का भी इंटीग्रेशन कर दिया, और इधर V डैश dq जो था इसका भी अपन ने इंटीग्रेशन कर दिया। कितना आवेश दिया है अपन ने? Q आवेश दिया है, 0 से लेकर Q। ये dq छोटा सा आवेश दिया था अपन ने, अब अपन ने पूरा Q आवेश दे दिया। तो यहाँ पर कार्य निकल आया। अगेन कार्य ही अपना स्थितिज ऊर्जा U लिख देते हैं। ठीक है, अब विभव इज इक्वल टू क्या होता है? आप सभी जानते हैं, धारिता इज इक्वल टू होता है आवेश बटा विभव। तो विभव इज इक्वल टू क्या हो गया? आवेश बटा धारिता हो गया। ठीक है, तो V डैश की जगह पर मैं लिख देता हूँ Q बटा C लिख देता हूँ। समाकलन अगेन 0 से Q तक लिमिट डली है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर अपने पास dq है। कैपेसिटर धारिता जो है बाहर निकल आएगी, क्योंकि इसकी धारिता फिक्स ही रहती है। 0q आवेश देने से इसकी धारिता नहीं बढ़ जाएगी। मैं दोबारा आपको बता चुका हूँ, पहले भी बताया था। धारिता होती है धारण करने की क्षमता। संधारित्र देखे होंगे, इतने छोटे छोटे आते हैं, पंखे वगैरह में लेके होते हैं ना,
उनको बोलते हैं कैपेसिटर। तो उनकी एक क्षमता होती है कितना करंट धारण कर सकते हैं। अब जैसे मटके की क्षमता होती है वो कितना पानी धारण कर सकता है, और पानी अगर आपने उसमें डाल दिया तो उसकी पानी धारण करने की क्षमता नहीं बढ़ जाएगी, क्षमता तो उतनी ही रहेगी। तो आवेश भले ही आपने उसे दे दिया हो, वो जितना आवेश पहले संग्रहित कर सकता था उसकी क्षमता अभी भी वही रहेगी। बस यही बात है। तो धारिता इसकी कांस्टेंट है, बाहर निकल आई, Q इंटू डी क्यू अभी अंदर रह गया। अब इसका अगर आपने समाकलन किया तो क्या निकल के आ गया, क्यू स्क्वायर बटा 2। ठीक है, ये समाकलन कर दिया, क्यू स्क्वायर बटा 2 निकल के आ गया। लिमिट अगेन 0 से Q तक डाली हुई है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पर, आप लगा लेना 1/c। ठीक है, अब लिमिट पुट करके देखो, Q की जगह Q डाला तो क्यू स्क्वायर बटा 2 माइनस के 0 डाला तो ये टोटल वैल्यू 0 हो गई। तो कितना निकल के आ गया, क्यू स्क्वायर बटा 2 का c में गुणा किया तो 2c। तो यहाँ पर जो अपन स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे थे उसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, क्यू स्क्वायर बटा 2c। क्यू आवेश देने के बाद इसका जो विभव है वो मान के चलिए v हो गया। तो c इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन v होता है कि नहीं। तो जो क्यू स्क्वायर है इसकी जगह पर लिख सकता हूँ, अगर मैं v को उधर पहुँचा दूँ तो c इंटू वी। तो क्यू स्क्वायर की जगह पर मैं q की जगह पर c भी लिख देता हूँ, तो c का स्क्वायर और v का भी स्क्वायर हो गया। बटे में 2c था, c से स्क्वायर कैंसिल, तो निकल के आ गया हाफ खाली 1c इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो u इक्वल टू यहाँ पर क्या निकल के आया है, क्यू स्क्वायर बटा 2c निकल के आया है, और क्या निकल के आया है, हाफ c वी स्क्वायर भी निकल के आया है। ठीक है, अब ये क्यू स्क्वायर बटा 2c है, क्यू स्क्वायर को ऐसे ही रहने देता हूँ, 2 को ऐसे ही रहने देता हूँ। c इक्वल टू क्या होता है, q बटा v, तो c की जगह पर मैंने डाल दिया q बटा v, तो q से स्क्वायर कैंसिल हो गया, q इंटू वी बटा 2 निकल के आया, तो उसकी जगह पर लिख दिया q इंटू वी बटा 2। तो ये निकल के आ गई संधारित्र के अंदर संग्रहित ऊर्जा। संधारित्र के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है, वो निकल के आ गई, जितना आवेश है उतनी। ठीक है, पहले उस पर बिल्कुल आवेश नहीं था, फिर अपन ने क्यू आवेश दिया तो 0 आवेश, मतलब शुरुआत में इस पर बिल्कुल आवेश नहीं था। पहले अपन ने मान के चला कि कोई आवेश होगा, पर अपन को निकालना था ऐसा सूत्र जो अगर आवेश ना हो तो भी लगे और जब आवेश हो तो भी लगे। तो मान के चला अपन ने 0 से लेकर क्यू आवेश दिया, तो 0 से लेकर जब क्यू आवेश दिया तो जो वैल्यू निकल के आई स्थितिज ऊर्जा की, वो ये निकल के आई। तो अगर इसके ऊपर जो भी आवेश है उस आवेश की वैल्यू आप उसमें पुट कर दोगे और उसकी धारिता से डिवाइड कर दोगे वर्क करके, यानी ये फॉर्मूला लगा के, तो आपके पास उसकी स्थितिज ऊर्जा निकल के आ जाएगी। ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। तो संधारित्र में संग्रहित स्थितिज ऊर्जा या फिर जो उसकी ऊर्जा होती है, संधारित्र में सिंपल ऊर्जा पूछेगा तो जो उसकी ऊर्जा होती है वो ये निकल के आ गई। ठीक है, इसको नोट कर लो, एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है यहाँ पर, क्योंकि संरक्षी है। डी डब्ल्यू इक्वल टू वी डैश इंटू डी क्यू निकल के आ गया। वी डैश है एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। ठीक है, और डी क्यू का मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल डी क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य हो गया। समाकलन कर दिया, यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर दी q बटा c, और ये सारा समाकलन का प्रोसेस है जो आपको आता होगा, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। u स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ गया, q स्क्वायर बटा 2c। अब c इज इक्वल टू क्यू भी होता है, तो पहले मैंने q की जगह पर c भी लिख कर देख लिया। ठीक है, फिर ये जो q की जगह पर लिख कर देख लिया, फिर c की जगह पर q अपॉन v लिख कर देख लिया। तो पहले इसकी वैल्यू पुट करके देख ली, इसकी वैल्यू पुट करके देख ली, तो फॉर्मूला निकल के आया हाफ सी वी स्क्वायर और ये हाफ क्यू भी। अच्छा, ये पुट करके क्यों देखी, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, धारिता, आवेश और विभव। अगर आपको पता है धारिता और विभव तो आप आवेश भी निकाल सकते हो, अगर आपको पता है आवेश और विभव तो आप धारिता भी निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन हो सकता है आवेश और धारिता के बारे में ना देकर आपसे बोल दे कि धारिता और विभव के बारे में, तो आप इस फॉर्मूले को लगा लेना। और अगर बोलना है आवेश और विभव को लेकर तो आप इस फॉर्मूले को निकाल लेना और स्थितिज ऊर्जा निकाल लेना। अगर इससे संबंधित प्रश्न आए होंगे तो उसको अपन जरूर करेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब अपन देखते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि ये तो पूरे संधारित्र में संचित ऊर्जा निकल के आ गई, इसके एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा संग्रहित होती है वो आप निकाल के बता दो तो माने। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में पूछ सकता है एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको निकाल ऐसे सकते हैं कि ये टोटल संग्रहित ऊर्जा है, कितनी है ये, क्यू स्क्वायर बटा 2c, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ सी वी स्क्वायर, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरे आयतन में संग्रहित ऊर्जा है। एकांक आयतन में इसका आयतन कितना हो गया, इसका आयतन हो गया
आयतन इज इक्वल टू क्या होता है, आयतन को वॉल्यूम से दर्शाते हैं मान के चलिए, तो आयतन इज इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई क्या होता है, एरिया, सॉरी, लंबाई गुणित ऊंचाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, इंटू चौड़ाई कर दो, तो एरिया इसका ए दे रखा है, इंटू चौड़ाई इनके बीच की डी दे रखी है। दोबारा देख लो, ये दो प्लेट हैं भाई, ये मैंने ऐसे बना दी, एक्चुअल में ये प्लेट कैसी रही होगी, इस तरीके से एक प्लेट है ये, मैंने तो, है ना, ये मैंने एक, ये जो प्लेट है इसको मैंने सामने से बना दिया है, तो आपको सामने वाली किनार दिख रही है, सामने वाला किनारा इसका दिख रहा है, एक्चुअल में ये प्लेट इस तरीके से है। तो ये जो प्लेट है इसका पर्टिकुलर एरिया है एक, जो ए दर्शा दिया है अपन ने, और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। जब इसके एरिया का आप इसकी जो दोनों के बीच की दूरी है उससे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ये एक अपने पास प्लेट हो गई और ये अपने पास एक प्लेट हो गई, इसका पर्टिकुलर एरिया है ए, उसकी लंबाई से अगर आप गुणा कर दोगे तो एरिया गुणित लंबाई क्या होती है, आयतन होता है। तो आयतन हो गया ए इंटू डी। तो ये एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा निकल के आ गई। ठीक है, ये पूरे आयतन की थी, एकांक में निकाली तो डिवाइड कर दिया आयतन से, तो एकांक के लिए निकल गई। भाई आपको पता है दशांक की कीमत कितनी है, दशांक की कीमत है 100 रुपया, तो एकांक की निकालनी हो तो 10 से डिवाइड कर देना, 10 रुपया। ठीक है, तो ठीक वैसे ही एकांक की निकालनी है तो उसके आयतन से डिवाइड कर दिया अपन ने। अब देखो, हाफ इंटू सी, संधारित्र के लिए जो ऊर्जा का सूत्र निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। आपको याद होगा पिछली क्लास में निकाला था अपन ने, जो संधारित्र का संयोजन पढ़ा था उससे पिछली क्लास में। विभव, इसके लिए मैंने आपको विभव प्रवणता पढ़ाई थी, डी वी बटा डी आर इजिकल टू क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। तो डी वी इजिकल टू क्या निकल के आ गया, ई इंटू डी आर। अब यहाँ पर विभव है अपना ई, विद्युत क्षेत्र है अपना मान के चलो ई, और इन दोनों के बीच की दूरी है डी, तो v इजिकल टू क्या निकल के आ गया, ई इंटू डी। स्क्वायर लगा है तो ई स्क्वायर और डी स्क्वायर हो जाएगा, याद रख लेना v इजिकल टू ई डी, बहुत बार जरूरत पड़ी है। बटे में है एरिया इंटू डी। अब देखो डी से इसका स्क्वायर कैंसिल, बची कुछ डी, डी से कैंसिल, एरिया से ये एरिया कैंसिल, बचा क्या हाफ, यहाँ पर बचा ओनली एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर बचा ई का स्क्वायर, और ये निकल के आ गई एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा। ठीक है, इसको बोल देना आप U फॉर एकांक आयतन। ठीक है, एकांक आयतन। ठीक है, बाकी इसकी थ्योरी वगैरह जो भी होगी थोड़ी बहुत वो आपको नोट्स में देखने को मिल जाएगी, इसको नोट कर लो। अब और आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपके पास ये एक संधारित्र है ना, ये एक संधारित्र है जिसका आवेश है Q1, इसका विभव है V1 और इसकी धारिता है C1। एक और संधारित्र है, ठीक है, इस तरीके से, इसका आवेश है Q2, इसकी धारिता है विभव है V2 और इसकी धारिता है C2। अब ये जो दोनों संधारित्र थे इनको अपन ने समांतर क्रम में इस तरीके से जोड़ दिया। ठीक है, ये समांतर क्रम में अपन ने इसको इस तरीके से जोड़ दिया। समांतर क्रम में जोड़ने के बाद आप सभी जानते हो कि इनका जो पोटेंशियल है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो विभव है वो V हो जाएगा, इसका जो विभव है वो भी मान के चलते हैं V हो जाएगा। तो हो सकता है अब विभव इन दोनों का बराबर हो गया तो इसकी जो धारिता है वो C1 और इसकी धारिता C2। देखो धारिता में तो कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, इस बात को तो आप अच्छे तरीके से याद कर लो। धारिता में परिवर्तन नहीं आता, धारिता आवेश वगैरह से चेंज नहीं होती, संयोजन से चेंज नहीं होती। हाँ, तुल्य धारिता अलग निकल के आ जाएगी, लेकिन इस संधारित्र की धारिता C1 ही रहेगी, इस संधारित्र की धारिता C2 रहेगी। इनका विभव चेंज हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है, और जो इनका आवेश है वो मान के चलते हैं इसका Q1 आवेश था और इसका अपना आवेश क्या था, Q2 आवेश था। ठीक है, और वो चेंज होके हो गया Q1 डैश और इसका हो गया Q2 डैश। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, Q1 डैश हो गया, Q2 डैश हो गया। अब जो टोटल आवेश था पहले इसका था Q1 प्लस Q2 और अब हो गया Q1 डैश प्लस के Q2 डैश। आवेश संरक्षण का नियम आप सभी ने पता होगा, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो भले ही इसके आवेश में परिवर्तन आ गया होगा, भाई आवेश में परिवर्तन क्यों आया, आप सभी जानते हो धारिता इज इक्वल टू क्या होता है, आवेश बटा विभव होता है। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, धारिता इसकी अभी भी चेंज नहीं हुई, वही के वही है, लेकिन विभव चेंज हो गया, दोनों का विभव बराबर हो गया, पहले अलग अलग था तो अब दोनों का विभव बराबर हो गया। विभव बराबर हो गया मतलब विभव में तो परिवर्तन आ गया,
लेकिन आवेश चेंज नहीं हुआ, तो फिर धारिता में भी तो परिवर्तन आएगा। भाई एक चीज़ चेंज हो रही है, दूसरी चेंज नहीं हो रही, तो फिर धारिता सेम कैसे रह सकती है? अगर धारिता में परिवर्तन नहीं आया, इसका मतलब है कि अगर विभव में परिवर्तन आया है तो आवेश में भी परिवर्तन आया होगा। उदाहरण के लिए समझ लो कि धारिता की वैल्यू 4 है, विभव की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 8 है। तो 8 में 2 से भाग दोगे तो 4 निकल के आ जाएगा। अब आप कह रहे हो कि ये भी वैल्यू 4 रही और ये जो विभव था ये भी बढ़ के कितना हो गया, 4 हो गया, और जो ऊपर आवेश है वो सेम रहा। तो अब क्या ये वैल्यू सेटिस्फाइंग है? 8 में 4 से भाग दोगे तो 4 आएगा, नहीं, यहाँ पर 2 आएगा। तो धारिता की वैल्यू भी बदल गई ना। अब धारिता की वैल्यू कब सेम रहेगी? कब सेम रहेगी? जब यहाँ पर आवेश की वैल्यू भी बदल के 16 कर दो आप, तो 4 चौके 16। तो अगर एक संख्या बदल रही है तो दूसरी को भी बदलना होगा, तभी तीसरी संख्या कांस्टेंट रहती है। ये बेसिक सा मैथ है, आप इतना दिमाग खुद से लगा सकते हो, ठीक है। तो सेम वही चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि दोनों की धारिता तो सेम है, दोनों का विभव चेंज हो गया तो दोनों के आवेश में भी परिवर्तन आया होगा, लेकिन आवेश रहता संरक्षित है। आप सभी जानते हो टोटल आवेश जिसका था वही अब रहेगा। भले ही आवेश एक दूसरे में वितरित हो गया हो, करंट प्रवाहित हो गया हो, लेकिन जो टोटल आवेश था वो अभी भी बराबर रहेगा। तो Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश हो गया। अब आवेश बराबर क्या होता है, अभी बताया था C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है, अभी बताया था। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, C इंटू V। तो Q1 की जगह पर लिख दो C1, ठीक है, C1 इंटू V1 प्लस के Q2 की जगह पर लिख दो C2 इंटू V2। अब Q1 डैश यहाँ पर है तो C1 इंटू विभव कितना है V प्लस के Q2 डैश की जगह पर लिख दो C2 धारिता और विभव कितना है V। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोनों में विभव V कॉमन है तो V कॉमन आ जाएगा, C1 प्लस C2 यहाँ पर रहेगा और इधर है अपना C1 V1 प्लस के C2 V2। तो V इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा, इधर है C1 V1 प्लस के C2 V2। अब ये C1 प्लस C2 कहाँ गया, इसके बटे में चला गया, इसके बटे में C1 प्लस के C2 निकल के आ गया, यहाँ तक ये जो था इसके बटे में चला गया, विभव एक साइड ही रह गया। इसको भी नोट कर लो। ओके, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। क्रैश कोर्स में कौन बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते, फिर भी मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसका विभव वगैरह चेंज हो गया है तो जो इसकी ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा, इसमें चेंज आया होगा, क्योंकि आप सभी देख पा रहे हो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो अपना धारिता, दूसरा अपना विभव। देख लो, धारिता और विभव पर अपनी डिपेंड करती है। आप कह रहे हो धारिता तो सेम रही है जो पहले थी वही, लेकिन विभव में परिवर्तन आ गया, तो जाहिर सी बात है ऊर्जा में भी परिवर्तन आया होगा। तो अब ऊर्जा में परिवर्तन आया है तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ऊर्जा बढ़ गई या कम हो गई। तो ऊर्जा में वृद्धि हो सकती है या ऊर्जा में हानि हो सकती है। तो बेसिकली इस कंडीशन में क्या होता है, ऊर्जा में हानि होती है। इसको आप याद रख लेना, एनर्जी में क्या होता है, लॉस देखा जाता है। और वही आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि जो एनर्जी में लॉस होता है उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, उसकी वैल्यू डिफाइन करो। तो एनर्जी में लॉस यानी कि डेल्टा यू बोल देते हैं अपन, एनर्जी में जो भी लॉस हुआ है वो डेल्टा यू है। कैसे निकालोगे भाई, पहले एनर्जी ज़्यादा थी तो मैंने उसको यू आई बोल दिया, फिर एनर्जी कम हो गई तो उसको मैंने यू फाइनल बोल दिया। पहले एनर्जी ज़्यादा थी तो यू आई बोल दिया, फिर एनर्जी जो है वो कम हो गई तो यू फाइनल बोल दिया। अब देखो ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। तो पहले जो धारिता थी वो क्या थी, C1, ठीक है, और विभव क्या इतना था इसका, V1, तो C1 V1 का स्क्वायर। अब एक ही संधारित्र की लेंगे क्या, इसकी भी तो ऊर्जा गिनो, तो इसकी ऊर्जा हो गई हाफ C2 धारिता इसकी और विभव V2 का स्क्वायर, ठीक है, CV, यही फॉर्मूला लगाया है। माइनस के बाद में कितनी हो गई, हाफ, ठीक है, ये बाद में कितनी हो गई, हाफ C1 और V का स्क्वायर प्लस के हाफ C2 और V का स्क्वायर। ये बाद की धारिता हो गई, सॉरी, बाद की धारिता और विभव हो गया, यानी बाद का जो अपना ऊर्जा है वो हो गया। पहले ज़्यादा था बाद में कम हो गया, तो पहले वाले में से बाद में वाले को घटा दो तो जो कमी निकल के आई है वो आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब इन सभी में हम देख सकते हैं कि हाफ कॉमन निकल के आ रहा है, तो हाफ को कॉमन निकाल लो। अब बचा क्या, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस के C1 V स्क्वायर और माइनस के
C2 V स्क्वायर, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस के हो गई, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस के हो गई, हाफ 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 सभी में था तो हाफ बाहर निकाल लिया, ठीक है, हाफ। अब देखो C1 V1 का स्क्वायर, C2 V2 का स्क्वायर, माइनस के V स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा यहाँ पर क्या C1 प्लस के C2, दोबारा देख लो C1 C2 बीच में बचा, V स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ गया, माइनस के V स्क्वायर, माइनस माइनस दोनों में था तो माइनस कॉमन आ गया और V स्क्वायर भी यहाँ पर कॉमन आ गया। अब मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसके लिए मुझे इस साइड का एरिया मिटाना पड़ेगा, ओके। तो अब इसको इधर करना शुरू करते हैं। देखो हाफ है सो है अपना, फिर C1 V1 का स्क्वायर है, फिर C2 और V2 का भी स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, माइनस के C1 प्लस के C2 है, V स्क्वायर भी तो है, हाँ बिल्कुल V स्क्वायर भी है, तो V की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, यहाँ पर निकाली थी, अभी मिटा दिया ना मैंने ये वाला एरिया, वही है C1 V1 प्लस के C2 V2, C1 V1 प्लस के C2 V2 बटा C1 प्लस के C2, दोनों का स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पर V का स्क्वायर है, तो V की जगह इसको रखोगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, नीचे वाले पार्ट का भी ऊपर वाले पार्ट का भी। अब देखो स्क्वायर से ये C1 प्लस C2 कट गया, दोनों वही है ना, C1 प्लस C2 कट गया, हाफ बचा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, माइनस के यहाँ पर क्या बचा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, नहीं पता तो देख लो क्या होता है, ठीक है, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पर, पहले C1 का स्क्वायर होगा, V1 का स्क्वायर होगा, फिर C2 का स्क्वायर होगा और V2 का स्क्वायर होगा ये, फिर प्लस के 2 C1 का गुणा C2 में होगा, V1 का गुणा V2 में होगा, ठीक है, बेसिकली इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, तो C1 C2 V1 V2 सब का आपस में गुणा हो गया, बच्चे में क्या बचा C1 प्लस के C2, यही बट्टे में बचा, स्क्वायर था वो तो इससे कैंसिल हो गया, हाफ C1 प्लस C2 इसका मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगा, एलसीएम निकाल रहे हो ना तो ये इस तरीके से गुणा में चला जाता है, तो बटे में बचेगा C1 प्लस के C2 और ये C1 प्लस C2 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो पहले C1 गया इधर मल्टीप्लाई में तो हो गया C1 का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर तो पहले से ही था, C1 इसके साथ मल्टीप्लाई में गया तो C1 C2 और V2 का स्क्वायर तो पहले से ही था, ठीक है। अब C2 भी मल्टीप्लाई में चला गया, एक ही को थोड़ी भेजेंगे, दोनों मल्टीप्लाई में जाएंगे, तो C1 V1 का स्क्वायर तो पहले से ही था, इसमें C2 और चला गया, C2 V2 का स्क्वायर तो पहले से ही था, C2 में C2 और गया तो C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, कैलकुलेशन आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर फिर भी करवा देता हूँ, कुछ बच्चों को करने में प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है, ये माइनस के C1 V1 स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें किया C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें किया 2 C1 C2 V1 V2, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो हाफ, गौर से देखो इसका मल्टीप्लाई अपन ने इसमें किया था, C1 का C1 में किया, C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर पहले से ही था, C1 का इसमें किया तो C1 इंटू C2, C1 इंटू C2 V2 का स्क्वायर पहले से ही था, फिर C2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो C2 C1 पहले से ही था तो C1 इंटू C2 कहाँ गया, एक मिनट, C1 इंटू C2 और V1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर C2 को मल्टीप्लाई इसमें किया तो C2 का स्क्वायर हो गया और V2 का स्क्वायर पहले से ही था, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें किया और ये एज इट इज का एज इट इज रख दिया। अब देखो C1 V1 का स्क्वायर प्लस के और C1 V1 का स्क्वायर माइनस के, तो प्लस की संख्या माइनस की संख्या एज इट इज है कैंसिल, C2 V2 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर ये भी आपस में कैंसिल हो गए, प्लस और नेगेटिव, ठीक है। अब इनमें जो कॉमन आ रहा है उसको और कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 बटे में है ही जो कि बाहर निकल के आ गया, और देखो सभी में C1 C2 सभी में C1 C2 सभी में C1 C2 कॉमन है तो C1 C2 को भी कॉमन ले लो। अब बचा क्या यहाँ पर बचा V1 का स्क्वायर और यहाँ पर बचा V2 का स्क्वायर है, ये V2 का स्क्वायर और यहाँ पर बचा V1 का स्क्वायर और यहाँ पर बचा माइनस के 2 V1 इंटू V2 हाफ C1 C2 V1 C1 प्लस के C2, इसको देखो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB नहीं बन रहा, यहाँ पर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2AB नहीं बन रहा,
तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो a माइनस वी v1 माइनस के v2 का होल स्क्वायर। भाई v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या निकल के आएगा, v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर माइनस के 2 v1 v2, तो ये v1 माइनस के v2 निकल के आ गया और ये निकल के आ गया आपका एनर्जी में चेंज। आई नो कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, पर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे या वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अपने पास ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ टॉपिक बचे हैं नहीं, इसमें ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब कुछ न्यूमेरिकल वगैरह रह गए होंगे तो वो मैं आपको और करवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसे विद्युत धारा कहते हैं वो खत्म करेंगे। ठीक है।